मुकम्मल होंगी मंजिलें, खुद को पहचानो, बात तो करो। और यूं ही नहीं मिलती सफलताएं, सफल होना है तो शुरुआत तो करो। तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस प्यारे अमेजिंग वाले प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे वापस से आपसे कुछ बात करने, आपसे मुलाकात करने और साथ ही साथ सफलताओं के सारे राज को मिलकर के सुलझाने मैं वापस आ चुका हूं भाई आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म यानी पीडब्ल्यू पे। आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो सुनने में बहुत इंपॉसिबल लगेगा, नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर 30 मिनट के अंदर। लेकिन बात यही है कि भाई जो सुनने में असंभव लगता है वही संभव होता है। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं अपन, बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, पॉइंटर्स के थ्रू, फ्लोचार्ट्स के थ्रू, ठीक है, क्विक पॉइंट्स के थ्रू हम लोग रिवाइज करेंगे पूरे के पूरे टॉपिक को। ठीक है, ध्यान से अगले 30 मिनट के लिए आप फटाफट से कॉपी पेन नोट्स जो बनाने बच्चे उसको लेकर के बैठ जाओ, मेरे को सुनना स्टार्ट कर दो क्योंकि अगले 30 मिनट होने वाला है जबरदस्त वाला नॉलेज राइड, नॉलेज की यात्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए बच्चे, आज हम क्या करेंगे, फ्रेडरिक सोरो की बातें करेंगे, यानी फ्रेडरिक सोरो ने जो यूटोपियन विजन बनाई थी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या इंपैक्ट डाला था उसको चेकआउट करेंगे, रेवोल्यूशंस पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन जर्मनी, इटली, ब्रिटेन का पढ़ेंगे और साथ ही साथ बाल्कन रीजन्स के बारे में भी बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी भैया आ जाओ फटाफट से बच्चे, कुछ क्वेरीज हैं तो आप ड्रॉप इन कर सकते हो, सो दैट आई कैन टेक इन द नेक्स्ट क्लास। बच्चे 1848 यानी 1848 के अंदर फ्रेडरिक सोरो जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ठीक है, फ्रेडरिक सोरो जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 प्रिंट्स का एक सीरीज बनाया जिसमें उन्होंने इमेजिन किया एक ऐसी दुनिया को जहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ठीक है, सारे के सारे जो लोग हैं आपके वो एकदम लाइन बना करके अपने झंडे लिए, अपने नेशनल क्लॉथ्स पहन करके बच्चे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, इसके साइड से जो है निकल रहे हैं। बहुत सिंपल है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साइड से जो है निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चे नीचे काफी सारा टूटा हुआ कूड़ा पड़ा हुआ है जिसको कहते हैं शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट नेशंस। अब देखने वाली बात यह है कि यहां पे फ्रेडरिक सोरो ने एक ऐसी दुनिया को इमेजिन किया था जिसका रियलिटी में एग्जिस्ट करना अपने आप में नामुमकिन जैसा है। यानी जब भी आपसे कोई पूछे यूटोपिया क्या होता है, दैट इन सिंपल टर्म्स मीन अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो अनरियल दैट इन रियलिटी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहां पे क्या है, आप सोचो कि सर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एकदम से कैसे आ गया। लिबर्टी का मतलब बच्चों यहां पे फ्रीडम है। तो एक चीज आपको जाननी चाहिए कि 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने क्वालिटीज को, एट्रीब्यूट्स को फीमेल फिगर्स, ह्यूमन फिगर्स के फॉर्म में दर्शाना स्टार्ट कर दिया था। राइट, तो सवाल ये इंपॉर्टेंट आता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कि फ्रेडरिक सोरो ने कब बनाई ये पेंटिंग, दैट वाज 1848। और फ्रेडरिक सोरो कौन थे, ये थे एक फ्रेंच आपके आर्टिस्ट। ठीक है, तो इनकी पेंटिंग का टाइटल था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, अ वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि प्रिंट्स क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या आपको दर्शाते हैं, क्या आपको दिखाते हैं। राइट, तो बच्चे एक छोटा सा मैंने अपनी गंदी सी ड्राइंग में आपको एक पेंटिंग बना के दिखाया था, हालांकि पेंटिंग के आसपास भी नहीं था बट आपको समझाने के लिए था। राइट, अब यह दिखाता है कि जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, मेन और विमेन, सारी एज के और सारे क्लासेस के, यानी इन्होंने दिखाया कि किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आप 18th और 19th सेंचुरी की बात करेंगे तो बच्चे वहां पे लोगों के बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव था, जैसे अमीर और गरीब का था, मेल और फीमेल का था, रिच क्लासेस पुअर क्लासेस का था, है ना, जैसे अरिस्टोक्रेसी हो गया, कॉमन पीपल हो गया। तो बच्चे सारे भेदभाव एग्जिस्ट करते थे, इन्होंने अपनी पेंटिंग में ऐसे सारे भेदभाव को एलिमिनेट किया है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये लोग अपना रिस्पेक्ट दे रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जब ये उसके पास करते हैं। अर्थ यानी जमीन पे आप देखोगे कि बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, कचरा, जैसे आप जब किसी मकान को आप तोड़ते हो तो उसका बहुत सारा मलबा जमा होता है। राइट, तो वैसे ही कुछ बच्चे आप जब इमेज में देखेंगे, आपकी बुक की पहली इमेज ये है, तो आपको काफी सारा कूड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो कूड़ा क्या है, वो कूड़ा सिग्निफाई करता है ऐसी सरकारों को जो अपना शासन एकदम ज्यादा स्ट्रिक्टनेस से चलाती थी, कॉमन लोगों के बारे में सोचती नहीं थी, जो मन में आता था वो करती थी। तो ऐसे सरकारों को, ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, चलिए, तो बच्चे इस तरीके से अगर हम बात करें पेंटिंग की, तो पेंटिंग में काफी कुछ बताया है। एब्सोल्यूटिस्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, तो एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसकी पावर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सारा का सारा पावर वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यूटिलाइज कर सकती है। राइट, सो बेसिक सी बात है बच्चों, ऐसी सरकारें आपकी जनरली एब्सोल्यूट मोनार्की होती थी जहां पे जो आपके राजा थे वो पूरा अधिकार उनके पास था किसी भी तरीके के डिसीजंस लेने का, और उनको अपोज करने की जो हिम्मत थी वो पूरे किंगडम के अंदर किसी के पास नहीं होती थी। ठीक है, तो ऐसे नेचर ऑफ सरकारों को हम एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं और जनरली एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर आपको इस तरीके की सरकार देखने को मिलती है।
अब बात करते हैं यूटोपियन की। यूटोपियन एक ऐसा विजन है जब मैंने आपको बताया कि इतना ज्यादा आइडियल है कि रियलिटी में एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। नाउ अब सवाल ये उठता है कि बच्चे उस जमाने में दो तरीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा उठ रहे थे। पहला ये कि एक मॉडर्न स्टेट क्या है और दूसरा कि एक नेशन स्टेट क्या है। देखिए एक मॉडर्न स्टेट बहुत सिंपल है, मतलब मॉडर्न स्टेट में क्या है कि एक सेंट्रल पावर है, यानी एक सेंट्रल पावर है और इस सेंट्रल पावर क्या कर रही है, काफी बड़े से एरिया पे, लार्ज एरिया पे जो है अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करके बैठी हुई है। ठीक है, अब मजे की बात यह है कि जो लार्ज एरिया के लोग हैं उनके बीच में एक ही कनेक्टिविटी है कि उनका रूलर कॉमन है, बाकी उनमें आपस में कोई कनेक्शंस एग्जिस्ट नहीं करते। यानी मान लीजिए पुराने जमाने में जब राजा महाराजा होते थे, राजा की फॉर एग्जांपल राजा जी रहते हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन उनका जो किंगडम है वो साउथ इंडिया तक फैला हुआ है। तो भाई साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं उस टाइम पे इतना ज्यादा आप कह सकते हो यूनिटी नहीं बना पा रहे हैं। 15-14 सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे लोगों के मन में बस एक ही चीज है कि हमारे राजा जो है वो कॉमन है। तो जब मॉडर्न स्टेट की बात करते हो तो बच्चे बहुत सिंपल, एक ऐसा स्टेट जहां पे एक सेंट्रल पावर है जो पूरे राज्य को मैनेज कर रही है, पूरे किंगडम को मैनेज कर रही है। हालांकि उस सेंट्रल पावर में जो आपका राजा बैठा है या जो भी रूलर बैठा है उसका लोगों के साथ कोई खास कनेक्शन नहीं है। लेकिन वही चीज बच्चे उल्टी हो जाती है जब आप नेशन स्टेट की बात करते हैं। एक नेशन स्टेट की जब हम बात करते हैं तब उस देश के जो सरकार है, उस देश के जो लोग हैं, जो रूलर्स हैं, उन सबके बीच में कॉमन बॉन्डिंग है, एक कॉमन कल्चर है, एक कॉमन हिस्ट्री है। राइट, तो ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के भाई जाके राज करना स्टार्ट कर देगा। तो जब भी हम बात करेंगे एक नेशन स्टेट की, तो एक नेशन स्टेट ऐसा है जहां पे जो सिटीजन्स है और रूलर्स हैं, इन दोनों के बीच में कॉमननेस है। इन दोनों ने साथ में लड़ाइयां लड़ी हैं, स्ट्रगल किया है, अपने देश के लिए काम किया है। जैसे भारत का एग्जांपल लीजिए बच्चों, भारत 1947 से पहले बहुत सारे किंगडम्स में डिवाइडेड था, कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स के पास था, ठीक है, कुछ इंडिपेंडेंट रूलर्स रूल कर रहे थे। तो भारत के पास एक तरीके से आप कह सकते हैं एक सेंट्रल अथॉरिटी था जिसके अंदर बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो आपस में कनेक्शन बनाने वाली बात है, जो भारतीय फील करने वाली बात है, इंडियन फील करने वाली बात है, वो आती है 1947 के बाद, जब देश आजाद होता है, एकजुट देश बनता है, अखंड भारत बनता है कि नहीं, इनक्रेडिबल इंडिया बनता है। तो वहां पे जो हमारी सरकार बनी वो भी हमारे बीच के लोगों ने मिलकर बनाई, जो नेता चूज किए वो हम लोग ने मिलकर चूज किए। और आज भी जब हम देश के नेता चूज करते हैं तो भाई देश की जनता ही चूज करती है। और कहीं ना कहीं ये नेता जो थे फ्रीडम स्ट्रगल्स का पार्ट भी रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल मूवमेंट्स का पार्ट रहे हैं, एक कॉमन हिस्ट्री इन्होंने भी शेयर की है। तो बच्चे ऐसा स्टेट कहलाता है आपका इन अ वेरी सिंपल टर्म्स, दैट इज नेशन स्टेट। राइट बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ा जाए इसी से। कुछ अच्छे टर्म्स है जो आप रिमेंबर कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है 1 मार्क्स में, बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है बच्चों कि प्लेबिसाइड क्या होता है। बच्चे प्लेबिसाइड एक डायरेक्ट वोट है जिससे आप किसी पर्टिकुलर रीजन के लोगों को बोलते हो कि या तो आप ये एक्सेप्ट करिए या तो फिर आप रिजेक्ट करिए। अब मान लीजिए मैंने आपके सामने काजू कतली का डब्बा रख दिया कॉमेंट सेक्शन में और लोगों को बोला बेटा प्लेबिसाइड दो, तो या तो बच्चे काजू कतली खाएंगे या तो फिर नहीं खाएंगे। तो इधर यू एक्सेप्ट अ प्रपोजल या फिर आप उसको रिजेक्ट करते हो, and that is called as a plebiscite. तो it's a direct vote, right? Now अब बच्चे बात करते हैं हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन में अगर आप देखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया भर को इंस्पायर किया है। राइट, फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग में वहां पे लुई 16 की जब सरकार थी वो एक एब्सोल्यूट मोनार्क थे, यानी वो किसी की बात नहीं सुनते थे एक्सेप्ट अपनी सुंदर वाइफ के। ठीक है, तो सुंदर वाइफ के चक्कर में पूरे फ्रांस की स्थिति कर डाली थी उन्होंने। मतलब कहने का मतलब ये बच्चों, ही वॉज एन एब्सोल्यूट मोनार्क। वो किसी की बात नहीं सुनते थे, जो उनके मन में आते थे वो डिसीजंस लेते थे। और बेचारे हमारे थर्ड स्टेट यानी जो कॉमन जनता थी वो सबसे ज्यादा पिसती थी। अब इसी में जब रेवोल्यूशंस आने स्टार्ट हुए फ्रांस के अंदर, ठीक है, फ्रांस 1789 में एक कंप्लीट एब्सोल्यूट मोनार्की था। ठीक है, एक कंप्लीट एब्सोल्यूट मोनार्की था। और वही अगर मैं बात करूं बच्चों, जब फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति आनी शुरू हुई, तो जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रांस में आए उसने क्या किया कि भाई जो राजा थे उनसे अधिकार लेकर के, उनसे पावर लेकर के किसके हाथ में सौंप दी, लोगों के हाथ में, दैट इज अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स थे जो कि हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने लिए थे फ्रांस में खंडता बनाने के लिए। ठीक है, फ्रांस में क्या था कि पहले लोगों के पास एक कॉमन चीज थी, दैट इज उनके राजा कॉमन है, अदरवाइज आपस में उनमें कोई रिलेशंस नहीं थे, आपस में लोगों के यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। राइट, तो उसको यूनाइटेड करने के लिए, एक यूनाइटेड फ्रांस बनाने के लिए बहुत जरूरी है कुछ ऐसे कदम उठाना जिससे लोगों को फील हो कि वो फ्रांस का पार्ट है, ना कि इंडिविजुअल जगहों का। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जो आइडियाज थे जैसे ला पात्रे, फादरलैंड, जैसे हम देश को हम बोलते हैं ना इंडिया को भारत माता, तो ऐसे उन्होंने भैया पिता मान लिया था, दैट इज फादरलैंड। राइट, सो देन
ली सिटोयन एंड सिटीजन, पहले क्या होता था मोसायर और मडाम, मैम, सर, इस टाइप के टाइटल्स यूज किए जाते थे लोगों को बुलाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ऐसे सारे टाइटल्स को अबॉलिश किया जाएगा। ठीक है, जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा अब सिर्फ आप एक दूसरे को सिटीजन नाम से बुलाएंगे ताकि लोगों के बीच कॉमननेस लगे, कॉमन मतलब इक्वालिटी फील हो, राइट। एक न्यू फ्रेंच फ्लैग डिजाइन किया गया, ट्राई कलर यानी तिरंगे कलर का इनका फ्लैग था, जिसने पुराने राजा के जो फ्लैग थे, पहले क्या थे किंगडम्स के, है ना, जो राज्य होते थे उनके अपने अपने झंडे होते थे, तो इसने क्या किया भाई, सिंपल सी बात है, जो नया ट्राई कलर फ्लैग आया उसने पुराने जो राजा थे, जो बर्बन डायनेस्टी का झंडा था, उसको हटा करके एक फ्रांस का झंडा स्टैब्लिश किया। देन एस्टेट जनरल, बच्चे जिसमें हमारे लुई 16 भैया टैक्स बढ़ाते थे, तो एस्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली रख दिया गया। अब नए हिम्स, नए गाने कंपोज किए गए, शपथ ली गई, जितने लोगों ने देश के लिए सैक्रिफाइस किया गया है उन सबको यहां पे याद किया गया। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को यहां पे रखा गया जो कि यूनिफॉर्म कानून बनाएगा सारे लोगों के लिए जो भाई उस देश के अंदर रह रहे हैं, राइट। तो पहले क्या था कि भाई सिर्फ टैक्सेस बढ़ाए जाते थे, है ना, बेचारे हमारे कॉमन लोग टैक्स पे करते थे, लेकिन इन्होंने आके सारी चीजें चेंज कर दी। इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म कानून बनेगा हर एक इंसान के लिए जो फ्रांस के अंदर रह रहा है। अब इसके बाद जो इंटरनल कस्टम्स है, कस्टम्स मतलब जो टैक्सेस वगैरह थे, ये सारे के सारे इन्होंने अबॉलिश कर दिए, ठीक है। और इन्होंने कहा कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम रहेगा वेट्स और मेजरमेंट का, जिससे बिजनेस करने में, ट्रेडिंग करने में, व्यापार करने में काफी आसानी होगी, राइट। जितनी भी रीजनल डायलेक्ट्स है, डायलेक्ट्स का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं बोलियां, ठीक है, तो अलग अलग देखो भाषा बच्चे जो होती है ना आपकी सिमिलर होती है, लेकिन उसको बोलने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। तो अलग अलग प्रकार की बोलियां एग्जिस्ट करती थी फ्रांस में, तो उन्होंने कहा सारी बोलियों पे हम बैन लगा रहे हैं, सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाएगी और लिखी जाएगी, दैट विल बी द कॉमन लैंग्वेज इन एंटायर फ्रांस, राइट। इसके अलावा बच्चे रेवोल्यूशनरीज ने यह भी कहा कि इनका मिशन है, और साथ ही साथ बहुत सारे फ्रेंच एरियाज का ये कह सकते किस्मत भी है कि इनके पास इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला है कि इनको डेस्पोटिज्म से, यानी कि ऐसी सरकारों से मुक्त कराया जाए जो किसी की बात नहीं सुनती, किसी की बात नहीं मानती और लोगों को अधिकार नहीं देती, राइट ना। अब बाकी जगहों पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा भाई, जब फ्रांस के इवेंट्स की न्यूज बाकी शहरों में पहुंची यूरोप के, तो स्टूडेंट्स जो थे और बाकी बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड लोग और भी कॉमन लोग, उन्होंने अपने अपने रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए। फ्रांस का सबसे फेमस वाला था जैकोबिन क्लब, तो इन्होंने अपने जैकोबिन क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए उससे इंस्पायर होकर के। इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल ये इनकी जो एक्टिविटीज थी, जो क्रांतिकारियों ने लोगों को इतना मोबिलाइज कर दिया था, इसके चलते फ्रेंच आर्मीज हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं इन्होंने जाके युद्ध किए हैं। मतलब इनका मानना यह था कि जो आइडियल्स हमने फ्रांस में लगाए हैं वही हम और लोगों पे भी लगाना चाहते हैं, वही हम आगे लोगों पे स्प्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब 1790s में बच्चों रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रेकआउट हुई, तो कहीं ना कहीं जो आइडिया था नेशनलिज्म का, राष्ट्रीयता का, ठीक है, ये कहीं ना कहीं उन एरियाज में भी जाने लगा जहां पे फ्रेंच आर्मीज जा रही थी, ठीक है। अब ऐसे बच्चे इस पूरे माहौल में एंट्री होती है आपके नेपोलियन की। तो बच्चे नेपोलियन एक मिलिट्री जनरल थे जिन्होंने 1804 में फ्रांस के अंदर कब्जा किया, फ्रांस के वो रूलर बने एक तरीके से, ठीक है। और आने के बाद इन्होंने कुछ व्यवस्थाओं में चेंजेस किए, इन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए, जिसको आप नेपोलियन का सिविल कोड भी कहते हैं 1804 का। बच्चे 3 नंबर में आया हुआ मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है बच्चों, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का वेरी 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 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, इसलिए मैंने इसको पॉइंटर्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज जो नेपोलियनिक कोड था, उसने जितने भी प्रिविलेज का मतलब होता है सुविधाएं, ठीक है, जितने भी बेनिफिट्स थे जो कि पहले आपको बर्थ के बेसिस पे मिलते थे, यानी अच्छे क्वालिटी, अच्छे क्लास में आप जन्मे हो तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। कॉमन पीपल क्या जन्म ले लिया आपने तो भाई आपकी किस्मत खराब है, ठीक है। तो भाई इन्होंने क्या किया, जितने भी बेनिफिट जो कि बर्थ के आधार पे मिल रहे थे उन सबको एंड अप कर दिया। दूसरा, इन्होंने कहा कि लॉ के सामने सारे लोग इक्वल है, डजंट मैटर आप किस क्लास से आ रहे हो। थर्ड, इन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार अब कॉमन लोगों के पास भी है, पहले कॉमन लोगों के पास नहीं होता था, ठीक है। अब इस कोड को वहां भी अप्लाई किया गया जहां पे नेपोलियन के राज में फ्रेंच आर्मी ने कब्जा किया, फ्रेंच आर्मीज ने कैप्चर करके चीजों को बनाया, ठीक है। चलिए अब सवाल ये उठता है कि और कौन से चेंजेस थे, ठीक है, व्हाट आर द अदर चेंजेस दैट वी विटनेस। अब देखेंगे बच्चों आप कि डच रिपब्लिक के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर नेपोलियन ने क्या किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, यानी जो नॉर्मल जिस तरीके से सरकार चलाई जानी है, जो मतलब आपके वेट्स एंड मेजरमेंट्स होने हैं, जो कैलकुलेशन सिस्टम्स होने हैं, बिजनेस के रिगार्डिंग ट्रेड रूल्स होने हैं, ये सारी चीजों को बहुत आसान बना दिया, ठीक है। तो जितना भी आपका फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम समझ लीजिए जैसे भारत का जमींदारी हो गया, ठीक है,
वेरी वेरी सिंपल, जैसे भारत का जमींदारी सिस्टम होता है ना, तो वैसे ही भाई फ्यूडल सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। वहां पे क्या था कि लोगों को हायर किया जाता था, बड़े बड़े जमींदार थे, हायर करते थे, कई बार किसानों को, बेचारे गरीब किसानों को पैसा भी नहीं देते थे, एक्सटॉर्ट करते थे, उनको परेशान करते थे। तो ऐसे सारी चीजों को जो है बच्चों यहाँ पे जो है इन्होंने एंड कर दिया, और एंड करने के साथ ही जो आपके फार्मर्स थे उनको इस चीज से, बॉन्डेज से फ्री कर दिया। टाउन्स में भी जो गिल्ड है, गिल्ड क्या होते हैं बच्चे, आपकी गिल्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल होता है कि अलग अलग बिजनेस इंटरेस्ट को लाइक कहीं ना कहीं बच्चे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ऐसे गिल्ड जो थे फॉरेन कॉम्पिटिशंस को, बाहर के कॉम्पिटिटर्स को उतरने ही नहीं देते थे मार्केट में, तो कहीं ना कहीं उन रेस्ट्रिक्शंस को, उन टैक्सेस वगैरह को भी हटा दिया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को काफी इंप्रूव कर दिया। अब इतनी सारी बेहतर चीजें करने के बाद लोगों को लगा यार कि क्या बात है, मजा नहीं लाइफ आ गया, यानी जितने भी फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, बिजनेसमैन थे, अब इनको बिजनेस करने का एक नया जरिया मिल चुका है, बिजनेस करने का एक नया तरीका मिल चुका है। आप ये कह सकते हैं कि बड़ी आसानी से, कम टैक्सेस के साथ, ज्यादा प्रॉफिट के साथ अब ये बिजनेस कर पा रहे हैं। अब इनको लगने लगा कि अगर लॉज आपकी यूनिफॉर्म होंगे, कानून यूनिफॉर्म होंगे, एक नेशनल करेंसी होगा, वेट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम प्रॉपर होगा, तो बिजनेस करने में भी आसानी होगी, राइट। तो इस तरीके से बच्चों कहीं ना कहीं इन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया हमारे नेपोलियन भैया को। लेकिन दिक्कत यह है कि यार सारी चीजें नेपोलियन ने अच्छी की, लेकिन कुछ चीजें नेपोलियन ने गड़बड़ भी की। अब नेपोलियन की एक आदत बड़ी बुरी थी भैया, उसको लड़ाई करनी होती थी पूरे टाइम, ठीक है, यानी लड़ाई करने के लिए आपको ज्यादा लोग चाहिए। तो एज अ रिजल्ट नेपोलियन ने क्या किया, फोर्स रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया अपनी आर्मीज के अंदर, जिसके चलते लोग थोड़ा सा भड़क गए। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, नेपोलियन ने सेंसरशिप इंट्रोड्यूस कर दिया। सेंसरशिप का मतलब है कि आप क्या लिखोगे, क्या छापोगे, वो नेपोलियन अप्रूव करेगा और उसके बाद ही आप प्रिंट कर सकते हो। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म हो गया यहाँ पे। इसके बाद टैक्सेस बढ़ा दिए बहुत सारे एरियाज में। तो एज अ रिजल्ट बच्चे जो लोग थे कहीं ना कहीं अभी नेपोलियन से चिढ़ना स्टार्ट हो गए। और एंड नेपोलियन का 2 वॉर्स के चलते हुआ पहला लड़ी गई है बैटल ऑफ लीप्जिग, जिसकी लड़ाई हुई थी बच्चे 1813 में, और इसमें नेपोलियन को हराया है आपके 4 मेजर कंट्रीज ने, दैट इज BRAP। BRAP इज व्हाट, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ठीक है। ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ब्रैप याद कर लो, ब्रैप, BRAP, ब्रैप, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया। तो 2 युद्ध लड़े गए, एक 1813 में बैटल ऑफ लिप्जिग और दूसरा है 1815 का बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें फाइनली नेपोलियन हार जाते हैं और इनको भेज दिया जाता है सेंट हेलेना के आइलैंड पे अपनी बाकी की जिंदगी काटने के लिए, ठीक है। तो यहां होता है भाई नेपोलियन का हमारे एंड, राइट। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब अरिस्टोक्रेसी की बात करते हैं यार। अरिस्टोक्रेसी यूरोप के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट हमेशा से रहा है, ठीक है। तो अरिस्टोक्रेसी बच्चे जनरली वो क्लास है सोसाइटी का जो कि बहुत अमीर है, बहुत रिच है, और रिच होने के साथ साथ पावरफुल भी है, जो वहां की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का दम रखता है, राइट। तो इनके पास लार्ज एस्टेट्स यानी कि लैंड, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, ठीक है। कंट्री साइड यानी गांव के साइड पे टाउन हाउसेस थे, मतलब समझ लीजिए बड़े बड़े फार्म हाउसेस थे इनके पास। फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे डिप्लोमेसी के लिए। जैसे आज अगर इंडियन सोसाइटी में देखें तो अगर आपको अंग्रेजी भाषा बोलनी बड़ी अच्छी आती है तो आपको बड़ा इज्जत दी जाती है, बड़ा कहते हैं एकदम हाई क्लास वाला समझा जाता है। तो उस जमाने में फ्रेंच बहुत ज्यादा मानी जाती थी कि अगर आप फ्रेंच बोल लेते हो तो भाई एकदम स्वैग अलग है आपका, राइट। अब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो भाई मेजॉरिटी पॉपुलेशन बनी थी आपके फार्मर्स से, ठीक है। अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो जो मेजर लैंड है आपका दैट वाज फाउंड बाय टेनेंट्स, ठीक है। बहुत सिंपल है कि अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहां पे मेजर जमीनें वहां पे रेंट पे लेके जो किसान है वो खेती बाड़ी करता था या छोटे छोटी जमीन के ओनर्स थे। और वही अगर आप ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की बात करें तो यहां पे बच्चों बड़े बड़े जमीनें थी, बड़ी बड़ी जमीनें थी, जहां पे जो जमींदार थे, ठीक है, सर्फ लॉर्ड्स कह सकते हैं उनको, तो जमींदार थे वो लोगों को हायर करते थे और वहां पे खेती बाड़ी कराते थे। वेस्ट में क्या था, वेस्ट में ऐसा नहीं था। वेस्ट में जो है जनरली किसान खुद रेंट पे लेता था और जमीन पे खेती बाड़ी करता था, या फिर वो छोटा छोटा जमीन का मालिक खुद होता था। लेकिन अगर हम बात करें ईस्टर्न और सेंट्रल की तो यहां पे बड़े जमींदार जो है लोगों को अपने खेतों पे काम करवाया करते थे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई हमारी पॉपुलेशन डिवाइडेड थी। साथ ही साथ वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप में जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड बढ़ा तो इसके चलते क्या हुआ कि जो शहर थे और शहरी पॉपुलेशन थी बच्चे वो भी बढ़ने लगी। और इसी शहरी पॉपुलेशन के चलते समाज में एक नया नोड़ आता है ना, और कुछ नए सोशल ग्रुप्स आते हैं। ऐसे लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो फैक्ट्री में काम करने वाला जो लेबर था, जो वर्कर था, जो सैलरी बेसिस पे काम करता था, और साथ ही साथ ऐसे लोग जिन्होंने बाकी प्रोफेशंस को चूज किया, पढ़े लिखे लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए। तो इन सब ने मिलकर के एक समाज के एक नए क्लास को जन्म दिया, दैट इज कॉल्ड एज द मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास पढ़ी लिखी थी और पुरानी बातों पे बिल्कुल भी गौर नहीं करती थी। चलिए अब ये बच्चों लिबरल एक तरीके से नेशनलिज्म चाहते थे, एक तरीके से चाहते थे कि भाई कहीं ना कहीं
चीजों को बहुत बेहतर किया जाए। तो इसी फैक्टर से आता है आपका लिबरल नेशनलिज्म। तीन डिफरेंट स्फीयर्स में हम देखेंगे लिबरल नेशनलिज्म को। पहला है सोशल, दूसरा पॉलिटिकल, तीसरा इकोनॉमिकल। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चे यहां पे सोशल स्फीयर की, राइट, इफ आई टॉक अबाउट, तो ये सारे लोग चाहते थे कि भाई नई मिडिल क्लास ये चाहती थी कि हर एक को इक्वालिटी बिफोर द लॉ मिले। ठीक है, कानून के आगे सब लोग समान हो, सबको एक इंडिविजुअल फ्रीडम का अधिकार दिया जाए। इसके अलावा बच्चे अगर हम पॉलिटिकल स्फीयर की बात करें तो पॉलिटिकल स्फीयर में चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बने जो लोगों की बात सुने, जो लोगों के एडवाइस पे काम करे, अपनी मनमानी ना करे। और अगर इकोनॉमिक स्फीयर्स की बात करें तो बच्चे इकोनॉमिक टर्म्स में चाहते थे, इकोनॉमिक टर्म्स में ये चाहते थे कि बच्चे जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं गुड्स एंड कैपिटल्स की मूवमेंट पे, जो बेकार के टैक्सेस लगाए गए हैं, उनको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए, उनको कहीं ना कहीं कम किया जाए। और बच्चे ये जरूरी इसलिए भी था क्योंकि मान के चलिए अगर एक इंसान 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा है सामान बेचने, उस बेचारे को 11 जगह टैक्स पे करना पड़ता है 5-5% का। 55% अगर वो टैक्स पे करेगा तो बेचेगा क्या? साथ ही साथ कपड़े को आज हम मीटर्स में नापते हैं, उस टाइम पे एलए में नापते थे। एक एलए का वैल्यू हर जगह डिफरेंट है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि एक एलए अगर कपड़ा खरीदोगे तो फ्रांस के या यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में आपको अलग अलग अमाउंट ऑफ कपड़ा मिलेगा। तो अपने आप में एक बहुत ही मिसमैनेज, मिसकैलकुलेटेड है। तो इसी तरीके से प्रशिया जो स्टेट था, जर्मन स्पीकिंग स्टेट था, उसने 1834 में कहा कि भाई एक हम कस्टम्स यूनियन बनाते हैं, इसका काम होगा ट्रेड को ऑर्गेनाइज करना, ट्रेड को फॉर्मलाइज करना और लोगों को कम टैक्सेस के साथ, कम करेंसीज के साथ ट्रेड को इजी बनाना। ठीक है, तो दैट वाज अ कस्टम यूनियन ज़ोल्वेरीन, जो कि फॉर्म किया गया था एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया। इसका टास्क था अबॉलिशिंग ऑफ बैरियर्स एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ करेंसीज। पहले 30 से ऊपर करेंसीज यूज की जाती थी, अभी 30 से रिड्यूस करके इन्होंने 2 कर दिया। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बच्चे कंजर्वेटिज्म की, कंजर्वेटिज्म एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जो लोग, ऐसे लोग जो मानते हैं कि पुरानी रीत रिवाजें हैं वो अपने आप में बहुत बढ़िया हैं और उनको चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन इतने सारे रेवोल्यूशंस के बाद कुछ लोगों का मानना यह भी था कि जो मॉडर्नाइजेशन है उसको अगर आप राजा की सरकार में फ्यूजन लेके आओगे, फ्यूज करोगे, मिलाओगे, तो लोग शायद बेहतर एक्सेप्ट कर पाएंगे। राइट, चलिए 1815 में यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी, दे वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। इनका मानना था कि जो मोनार्की है, चर्च है, जो सोशल क्लासेस बनाई हैं वो सबकी सब सही हैं और वैसा ही समाज चलना चाहिए। राइट, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह भी था कि अगर एक मॉडर्न आर्मी होगी, एक अच्छी इकोनॉमी होगी, लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी, ये जमींदारी वगैरह वाले सिस्टम को आप बैनिश करेंगे, लोग आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव होंगे, लोग आपको ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि बच्चे इस सिलसिले में क्या होता है कि थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ती हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्रांतिकारी हैं, जो सारी टाइप की गवर्नमेंट्स को एंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई यूरोपियन समाज में डेमोक्रेसी आए। अब इसी सिलसिले में बच्चे 1815 में ऐसी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म हुई थी। ठीक है, यानी जो छुप छुपा करके सरकारों के अगेंस्ट काम करती थी, राजाओं के अगेंस्ट काम करती थी, उनको हटाने का ट्राई करती थी। उसी में नाम आता है इटालियन क्रांतिकारी गुस्सीपी मजीनी का, जिनका जन्म हुआ जेनोआ में 1807 में। इन्होंने अंडरग्राउंड, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। पहली सोसाइटी बनाई थी यंग इटली एंड मार्सेले, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया एग्जाम में, नोट करिएगा बच्चों। और दूसरी बनाई थी यंग यूरोप इन बर्न, मतलब फॉर श्योर वाला क्वेश्चन है, फॉर श्योर वाला, नोट जरूर से करना है। ठीक है, तो पहली बनाई थी इन्होंने यंग इटली मार्सेले में, दूसरी बनाई थी यंग यूरोप इन बर्न, जिसके मेंबर जो थे इन्हीं के जैसे सोच वाले थे और चाहते थे कि राजाओं की इन बेकार की सरकारों पे एक एंड लगाया जाए, एक अंकुश लगाया जाए। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे रेवोल्यूशंस की, तो 1830 से लेके 1848 तक बहुत सारे रेवोल्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1830 में जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको दोबारा से जो आपके लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने उठा के फेंक दिया था। क्योंकि 1815 में अगर हम बात करें, जब कांग्रेस ऑफ वियना हुआ, तो कांग्रेस ऑफ वियना में एक डिसीजन लिया गया कि जितने कंट्रीज थे, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, इन्होंने जितने भी राजाओं को नेपोलियन ने डिस्प्लेस कर दिया था अपनी जगह से, उनको उनके राज्य वापस दे दिए। फ्रांस के अंदर वापस से बर्बन डायनेस्टी को इंस्टॉल कर दिया एब्सोल्यूट मोनार्की के साथ। ठीक है, और कुछ हिस्सों को आपस में भी बांट लिया। अब दिक्कत यह है कि बच्चे 1830 में लोग जो थे बिल्कुल दिमाग खराब हो गया और ये जो लिबरल क्रांतिकारी थे इन्होंने क्या किया, बर्बन डायनेस्टी के राजा को अपनी सीट से उतार दिया, एब्सोल्यूट मोनार्की को खत्म कर दिया और उसकी जगह लुई फिलिप, एक दूसरे राजा थे, उनको एक संविधान के साथ वहां पे लाके बैठा दिया। राइट, अब बात आती है कि जब जुलाई में रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, ब्रसल्स के अंदर, ब्रसल्स पड़ता है बेल्जियम में, तो जुलाई में इसी का देखा देखी इंस्पायर होकर बच्चे क्रांति होती है, जिसके चलते जो बेल्जियम था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से टूट करके अलग हो गया। इसी हिसाब से बच्चे इसी से इंस्पायर्ड 1821 में ग्रीस, जो कि एक जमाने में ओटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था और उससे पहले एक इंडिपेंडेंट हुआ करता था और यूरोपियन
सिविलाइजेशन का क्रैडल माना जाता है, यानी उसके कल्चर को एनहांस करने का क्रेडिट दिया जाता है ग्रीस को। तो ग्रीस अभी ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन ग्रीस में रहने वाले लोग बिल्कुल ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे अपनी इंडिपेंडेंस। लड़ाई लड़ी बच्चे, जीते, और 1832 में ट्रीटी साइन होती है, एग्रीमेंट साइन होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ग्रीस और ओटोमन एम्पायर के बीच में, जिसके चलते ग्रीस एक स्वतंत्र राज्य बनता है। राइट बच्चों, चलिए अब बात आती है कि रोमांटिसिज्म की। देखो अगर हम बात करें, कल्चर, सॉन्ग्स, मोटिवेशन हर एक को चाहिए होता है, मुझको भी चाहिए, आपको भी चाहिए कुछ हासिल करने के लिए। रोमांटिसिज्म एक ऐसा ही मूवमेंट है जहां पे कल्चर को, लैंग्वेज को आगे रखा गया है और साइंटिफिक एनालिसिस को पीछे रखा गया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बच्चे, इन्होंने कहा कि कल्चर एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, तो इसी के चलते बहुत सारे आप मानेंगे कि भाई जैसे पोलैंड के अंदर जो प्रीस्ट थे, उन्होंने कहा कि हम पॉलिश लैंग्वेज में ही प्रीच करेंगे। रशिया ने जब पोलैंड को कैप्चर कर लिया तो उन्होंने अपनी भाषा को गिव अप करने से मना कर दिया। इसी के चलते बहुत सारी पेंटिंग्स बनाए गए, बहुत सारे आप कह सकते हैं गाने लिखे गए, जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंस्पायर करते थे क्रांतिकारियों को, उन लोगों को जो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाइयां लड़ रहे थे। इस तरीके से भाई हमारे एक ऐसे भी पोएट थे जिन्होंने कहा कि भाई अगर ट्रू जर्मन कल्चर को डिस्कवर करना है तो आपको कॉमन लोगों के बीच में ही मिलने वाला है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं बच्चे जो अपने आप में कहीं ना कहीं काफी पॉपुलर थी। अब जो समय आगे बढ़ता है, अगर हम बात करें 1830 की, तो 1830 एक ऐसा साल था जिसके फर्स्ट हाफ में, भाई अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी 18 से लेकर 1850 तक, यूरोपियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, जो लोगों की खाने पीने की डिमांड थी, रहने की डिमांड थी, वो भी बच्चों कहीं ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ साथ जो खाने पीने का दाम था वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, तो बेचारे गरीब लोगों के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं एक्सेप्ट भुखमरी के, स्टारवेशन के। राइट, तो 1848 में फूड शॉर्टेज इतनी ज्यादा हो गई कि फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर लोग सड़कों पे उतर आए यहां पे आंदोलन करने के लिए। 1848 में बच्चों जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस थे, उन्होंने इस आंदोलन को लीड करना स्टार्ट किया। ठीक है, मेन एंड वीमेन जो लिबरल मिडिल क्लास के थे, उन्होंने कहा कि भाई अब ऐसा नहीं होने वाला, अब हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जिसमें एक पार्लियामेंट हो और पार्लियामेंट के साथ एक संविधान हो, बोलने की आजादी हो, ठीक है, पार्टीज बनाने की आजादी हो, फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशन हो। साथ ही साथ बच्चों बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल एसोसिएशन थे जो इस प्रकार की सरकार चाहते थे, उन सबने मिलकर के भाई रिक्वेस्ट किया बाकी राजाओं से कि आप आइए और हमारी डिमांड्स को मानिए। तो इन सबके लिए बच्चों एक फ्रैंकफर्ट का जो चर्च है, ठीक है, फ्रैंकफर्ट का जो चर्च है सेंट पॉल का, ठीक है, जर्मनी के अंदर बच्चों, तो वहां पे इन्होंने एक पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया जिसको हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं, 1848 का। और वहां पे 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो एकदम बढ़िया प्रॉपर फंक्शन के साथ, बैंड बाजों के साथ अंदर आकर के बैठे और उन्होंने कहा कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनानी है, यानी राजा को हम क्राउन देंगे, है ना, राजा हम पे रूल करें, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई वो राजा की पावर को लिमिट कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान जो है राजा की पावर को कंट्रोल करेगा। राजा ने इस बात को स्वीकारने से मना किया। क्राउन ऑफर किया गया था फ्रेडरिक विलियम IV को, जो कि प्रशिया के राजा थे, जो एक जर्मन स्पीकिंग स्टेट, बट इन्होंने रिजेक्ट करके बाकी मोनार्क्स को भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने इस और जिस पूरे आप कह सकते हैं रेवोल्यूशन को डोमिनेट किया, उसमें काफी सारा पार्टिसिपेशन किया। लेकिन दुख की बात यह कि महिलाओं को इतना सारा करने के बाद भी कभी भी वोटिंग, सोशल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले। फ्रांस में 1946 को महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला है। 1848 के बाद बहुत सारी ऐसी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, जिन्होंने भाई मॉडर्नाइजेशन करना अपनी इकोनॉमी में शुरू कर दिया था। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जो बॉन्डेड लेबर है, बंधुआ मजदूरी है, ऐसी सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बंद हो गई। अब बात करते हैं बच्चे फटाफट से 2-3 मिनट में यूनिफिकेशंस की, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। यूनिफिकेशन बहुत इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे अलग अलग हिस्सों में, जो जर्मन स्पीकिंग स्टेट से, इटालियन स्टेट से, ये बटे हुए थे। जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी जो है 39 स्टेट्स का, जर्मन भाषा बोलने वाले 39 स्टेट्स का एक ग्रुप था। ठीक है, अब मिडिल क्लास जर्मन्स ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वगैरह के साथ ट्राई किया था कि भाई इसको यूनाइट किया जा सके, बट ये फेल हो गए क्योंकि राजाओं ने और बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स हैं इन्होंने साथ नहीं दिया। प्रशिया ने लीडरशिप लिया। प्रशिया के जो मतलब मिनिस्टर थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, उनको इसका आर्किटेक्ट माना जाता है, रचयिता माना जाता है। तो बच्चे उन्होंने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से जर्मनी को यूनिफाई किया था। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, 3 लड़ाइयां हुई हैं 7 सालों के दौरान में, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, जिसमें प्रशिया जीता और फाइनली जो है जर्मनी गॉट यूनिफाइड। तो 1871 में जो प्रशियन राजा था विलियम I, उनको जर्मनी का राजा घोषित किया। राइट, इटली की अगर हम बात करें तो बच्चे इटली के साथ एक प्रॉब्लम है कि इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब इटली का कुछ ऐसा ज्योग्राफी है, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड है। नॉर्दर्न इटली ऑस्ट्रिया के पास है, सेंट्रल इटली पोप के पास है, सदर्न इटली बर्मन डायनेस्टी जो स्पेन की थी उसके पास है, और एक ही ऐसा स्टेट है सार्दिनिया पिएडमोंट का, जिसको एक इटालियन आदमी रूल करता है।
अब दिक्कत यहां पे ये कि आपको 3 हीरोज देखने को मिलते हैं यहां पे स्टोरी के। कैमिलो डी केवर जो कि बच्चे मिनिस्टर थे इटली के, ठीक है, गुसिपी गरिबाल्डी, गुसिपी मजीनी जो कि क्रांतिकारी थे। मजीनी चाहते थे एक डेमोक्रेटिक इटली, हालांकि केवर चाहते थे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाना। अब केवर ने यहां पे दिमाग लगाया, बच्चे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। 1855 में केवर ने फ्रांस और ब्रिटेन को क्रीमिया के युद्ध में सपोर्ट किया। एज अ रिजल्ट इन्होंने बोला फ्रांस को कि अगर कभी ऑस्ट्रिया से हमारी लड़ाई होती है तो आप हमें मिलिट्री सहयोग दीजिएगा, मिलिट्री सपोर्ट दीजिएगा। 1858 में इन्होंने फ्रांस के साथ अलाइन बनाया। 1859 में जब ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ तो ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराया। एज अ रिजल्ट जो लोम्बार्डी का स्टेट ऑस्ट्रिया के पास था वो छीन करके इन्होंने सार्दिनिया के साथ मिला लिया और बदले में जो दो छोटे छोटे स्टेट्स हैं सेवॉय और नीस वो दे दिए फ्रांस को। इसको देखा देखी भाई जो सेंट्रल इटालियन स्टेट्स है उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम जो है सार्दिनिया पिएडमोंट को ज्वाइन करेंगे। अब बच गया सदर्न इटली। 1860 में गरिबाल्दी जो थे अपने एग्जाइल से वापस आते हैं, सदर्न इटली जाते हैं और सिसिली और नेपल्स का जो स्टेट है उसको बर्बन डायनेस्टी से फ्री कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि भाई केवर को लगता है कि अगर गरिबाल्दी के हाथ में डोर रही तो गरिबाल्दी डेमोक्रेसी ना ले आए, तो इसलिए ये क्या करते हैं अपनी आर्मी को भेजते हैं और गरिबाल्दी से वो सदर्न इटली भी छीन लेते हैं। एट लास्ट इटली यूनिफाई होता है अंडर किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन जैसा कोई नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था, अलग अलग आइलैंड्स थे जिसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। इंग्लिश पार्लियामेंट ने भाई मोनार्की से 1688 में बिना किसी युद्ध के जो है पावर दम डिबेट के साथ डिस्कशन के साथ छीना। 1707 में जो एक्ट ऑफ यूनियन हुआ उसके चलते इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ मिला लिया गया। ठीक है, और फाइनली बना आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अभी दिक्कत आती बच्चा आयरलैंड के साथ। आयरलैंड एक ऐसा देश है जहां पे क्रिश्चियनिटी के 2 सेगमेंट्स हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहा है यहां पे ब्रिटेन और कैथोलिक्स बेचारे इनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, राइट। तो वुल्फ टोन और उनके जो लोग थे जब वो युद्ध में हारे ब्रिटेन के अगेंस्ट, ठीक है, तो फाइनली इंग्लैंड ने क्या किया 1801 में आयरलैंड को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और जो नया ब्रिटेन बना बच्चे उसके सिंबल से यूनियन जैक, ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम और आपकी अंग्रेजी भाषा, राइट। इसी के साथ साथ बच्चा आप देखोगे कि बहुत सारे आर्टिस्ट ने नेशन को विजुलाइज किया अलग अलग तरीके से, यानी फीमेल फॉर्म में। जैसे अगर हम बात करें जर्मनी में जर्मेनिया थी, ठीक है, जिनको फीमेल फॉर्म में दिखाया गया कि भाई जर्मन नेशन की प्रोटेक्टर है। फ्रांस में मरीन थी, तो फ्रांस में मरीन के अलग अलग कैप्टर आप देख सकते हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक्स इनके, लिबर्टी और रिपब्लिक के लिए रेड कैप दिखाया है, ट्राई कलर झंडे में इनको दिखाया है, राइट। तो इनकी जो स्टैचूज थे वो अलग अलग जगहों पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चे ब्रिटेन की ब्रिटानिका थी। कुछ सिंबल्स हैं आपके एनसीईआरटी के जो कि बहुत जरूरी हैं, तो हर एक सिंबल्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन बच्चों यहां पे बहुत ज्यादा इजीली पूछा जा सकता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल क्राउन ऑफ ओक लीग्स हीरोइज्म को स्टैंड करता है, ऑलिव ब्रांच शांति वार्ता को स्टैंड करता है। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें आज का लास्ट टॉपिक कि अगर हम देखें बच्चे बाल्कन एक ऐसा रीजन था ओटोमन एम्पायर का जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज जो है आते थे, अल्बानिया, ग्रीस, मसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया या फिर मॉन्टेनिग्रो। लेकिन दिक्कत यह कि बच्चे जो छोटे छोटे देश थे आपस में इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे और एक दूसरे से बहुत ज्यादा जलन भी रखते थे, बहुत ज्यादा जेलेसी रखते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चे इन जेलेसी के अंदर जो बड़े बड़े पावर्स थे, रशिया हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, अब इनकी पावर्स भी बढ़ रही हैं, इनका लालच भी बढ़ रहा है। तो इनको लगता है कि अगर इन छोटे देशों को सपोर्ट किया जाए तो लॉन्ग टर्म में हमारा भी बेनिफिट होगा। अब अपनी पावर को स्टैब्लिश करने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए जब इन्होंने इन छोटे देशों की लड़ाइयों को सपोर्ट करना स्टार्ट किया तो धीरे 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 करके इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि 1914 में यूरोप को एक डिजास्टर फेस करना पड़ा इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जितने भी रोमांटिक स्ट्रगल्स थे या कह सकते हैं नेशनलिज्म के आइडियाज थे, इन्होंने टुगेदर मिलकर के इस बाल्कन को इतना एक्सप्लोसिव बना दिया कि ओटोमन एम्पायर के जितने डेवलपमेंट्स थे वो भी इसका कुछ कर नहीं पाए, राइट। तो बच्चों इसी के साथ आज की इस कहानी को एज प्रॉमिस खत्म करता हूं मैं आपसे। अगली कहानी में आपसे मिलने वाला हूं, लेकिन जज्बा कम नहीं होना चाहिए, जोश कम नहीं होना चाहिए। मिलके जीतेंगे, मिलके करेंगे। कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से डालना। बाय बाय बच्चों, स्टे ट्यून्ड विद PW, बाय।